हेलो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड मॉडल पेपर फर्स्ट। अब तक 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आज 4 मार्क्स की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में एक संबंध दिया हुआ r = T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। उसके बाद भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज को T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 तथा T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये हमें तो 2 पार्ट का क्वेश्चन है। पहले जो गिवन संबंध है इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। r = T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। अब स्वतुल्य के लिए सेंस कोई भी त्रिभुज स्वयं के स्वरूप संबंधित होता है। कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। कोई भी त्रिभुज, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो कहने का मेरा मतलब है T1 T1 के समरूप है। तो यदि T1 T2 के समरूप है तो T1 T1 इस परिभाषा के हिसाब से T1 T1 जो होगा ये R से संबंधित होगा। प्रत्येक T1 ये है समस्त त्रिभुजों के समुच्चय। से संबंधित है। तो T1 T1 से संबंधित है, इसलिए R जो है वो आ गया स्वतुल्य। T1 T2 बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 R से संबंधित है तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, परिभाषा के हिसाब से आप लिख सकते हैं T1 T2 के समरूप है। T1 समरूप T2। यदि T1 T2 के समरूप है तो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं T2 T1 के समरूप होगा। तो T2 T1 के समरूप होगा मीन्स T2 T1 जो है वो R से संबंधित है। इस बिलोंग्स टू R। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट किया। T1 T2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज T2 T1 बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R जो है, तो ऐसा कब होता है, R जो है सममित है, इसलिए R क्या है, सममित है। नाउ तीसरा, T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। ये दो चीज़ लेके चलते हैं। तो दिस इम्प्लाइज T1 T2 belongs to R मीन्स T1 समरूप T2 और T2 T3 belongs to R मीन्स T2 समरूप T3। इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें। जो कमेंट करके लिख लेंगे तो 1 और 2 से हमारा हो जाएगा T1 समरूप T2 ये 1 है और T2 समरूप T3 ये 2 है। तो दिस इम्प्लाइज, इसलिए T1 जो है T3 से संबंधित है। यदि T1 T3 से संबंधित है तो दिस इम्प्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू R। हमने स्टार्ट किया था T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R
एंड दिस इम्प्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू R। ये हमने प्रूफ किया। देयरफॉर R जो है संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। तो R को हमने स्वतुल्य प्रूफ किया, R को हमने सम्मित प्रूफ किया और संक्रामक भी प्रूफ किया। इसलिए R स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक। यदि कोई भी संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है तो उसको तुल्यता संबंध बोलते हैं। इसलिए R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। तो इसका पहला पार्ट तो ये था। अब 3 त्रिभुज हमें दिए हैं। एक त्रिभुज हमें दिया है T1, इसकी जो साइड्स हैं वो हैं 3, 4, 5। इसके साइड्स हैं 3, 4, 5। एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा एक T2 त्रिभुज दिया है और इसकी साइड हमें दी हैं 5, 5, 12 एंड 13। ये भी एक समकोण त्रिभुज है। एक तीसरा त्रिभुज दिया है T3, इसके साइड्स दी हैं 6, 8 एंड 10। ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये 3 त्रिभुज दिए हैं और उनकी साइड्स हमें दी हैं। अब इनमें से कौन संबंधित होगा, यहाँ पर जो संबंधित की परिभाषा वो समरूप से है। तो आप देख रहे हैं, अगर हम रेशियो देखते हैं, क्योंकि 2 त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं वो उनका जो रेशियो है वो कॉमन हो या इक्वल हो। तो यहाँ पर जो इक्वल हो रहा है तो वो हो रहा है, देखो 3/6, 3/6 की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसी 4/8 ये भी 1/2 होती है और 5/10 भी 1/2 होती है। मतलब ये दीज ऑल रेशियोज 1/2 के इक्वल हैं। ठीक है, मतलब इनका रेशियो इक्वल है। तो ये कौन कौन सा त्रिभुज है, ये T1 और T3 त्रिभुज हैं। तो देयरफॉर जो त्रिभुज T1 है ये समरूप है त्रिभुज T3 के। ठीक है, तो कौन त्रिभुज किसके समरूप हैं, तो T1 और T3, यही हमसे पूछा गया है कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो T1 और T3 एक दूसरे के समरूप हैं, इसलिए T1 जो है T3 से संबंधित है। ट्राइंगल T1 T3 से संबंधित है। 14th क्वेश्चन, छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² धन y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्त और ये रेखा जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो उससे जो एक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² धन y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। तो ये जो वृत्त है और इसका आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं वृत्त लिख लेता हूँ। x² धन y² इक्वल टू a²। ये एक वृत्त हमें दिया है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ x माइनस 0² प्लस y² को y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a²। ये वृत्त है। तो अगर वृत्त की जनरल इक्वेशन है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r²। तो इससे इसकी कंपेयर करेंगे, से तुलना कर दें, तो जो वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का जो केंद्र होता है वो यहाँ पर HK होता है और HK यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो H जो है वो 0 के बराबर है और K भी 0 के बराबर है। तो इस वृत्त का केंद्र 0, 0 है।
तो जो वृत्त हमें दिया है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका जो सेंटर है वो 0 0 है और आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो इसकी जो त्रिज्या है वृत्त की जो त्रिज्या आर है ये ए के इक्वल दी गई है। तो इस प्रकार ये वृत्त है, इसका जो केंद्र है ये 0 0 है और इसकी जो त्रिज्या है वो a, ठीक है। और दूसरी जो छेदक रेखा है x बराबर a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 बाई रूट 2 की जो वैल्यू आती है इस अराउंड 0.7, तो 0.7a, तो ये जो है यहाँ पर के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसकी x बराबर a बाई रूट 2, x बराबर a बाई रूट 2 इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो इस बिंदु के और इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको हम लिख लेते हैं। इसके होंगे a और 0, क्योंकि ये a त्रिज्या है, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे a बाई रूट 2, क्योंकि छेदक रेखा ये इंटू 2 0। तो ये छेदक रेखा और इस वृत्त द्वारा, मतलब छेदक रेखा वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसमें जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, ये वाला जो साइड का पार्ट है, ये इसका बड़ा भाग है। हमें इस छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको मैं शेड कर देता हूँ। तो इस छोटे भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए हमने एक इसमें छोटा सा स्ट्रिप डाल दिया। स्ट्रिप का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो dx है और इसकी लंबाई y है। तो रिक्वायर्ड एरिया, मतलब जो अभीष्ट एरिया है, छोटे भाग का अभीष्ट क्षेत्रफल, जो रिक्वायर्ड एरिया अभीष्ट क्षेत्रफल, ये होगा। सबसे पहले छोटा जो मैंने स्ट्रिप बनाया है, क्योंकि एक करीब करीब रेक्टेंगुलर, एक आयत के प्रकार का ये हो जाता है, तो ये होता है आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, तो y इंटू डी एक्स, ये छोटे से स्ट्रिप का है। अब ये जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे भाग की, तो ये लिमिट आएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स, और लिमिट, लोअर लिमिट x की वैल्यू यहाँ पर a बाई रूट 2 से a बाई रूट 2 टू a। ट्वाइस इसलिए लिखा है, आगे से 2 इसलिए आया है, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है। एक्स एक्सिस के नीचे भी उतना ही है, एक्स एक्सिस ऊपर भी उतना ही है, ठीक है। तो इसलिए ट्वाइस भी यहाँ पर लिखा है। अब जो y की वैल्यू आएगी, वो y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वृत्त से। तो वृत्त आपका है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। देयरफॉर अभीष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया है, अभीष्ट क्षेत्रफल जो है, ये आ गया ट्वाइस, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन a बाई रूट 2 टू a, और y की जगह हमने वैल्यू रखी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। तो ये होता है x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। और यहाँ पर लिमिट है a बाई रूट 2 से a, और ये ट्वाइस भी आगे से है, आगे से ट्वाइस भी है, तो इस ट्वाइस को भी हम लिखेंगे ट्वाइस, ये ट्वाइस। अब लिमिट्स हमें रखनी है। सबसे पहले मैं रख रहा हूँ अपर लिमिट।
तो अपर लिमिट x की जगह आपको लिखना है a, तो a/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, x की जगह a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह a/a माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट a/√2 लिखना है, तो x की जगह a/√2 और ये 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो 2 भी आएगा, अंडर रूट ऑफ a² माइनस a/√2 का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह a/√2 और एक a है, a ऑलरेडी है, तो ये इस ढंग से आता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ, देखिए a² माइनस a², तो a² माइनस a² 0, तो ये पहला टर्म हो गया 0, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a इज 1 माइनस a/2√2 a² माइनस a²√2 का स्क्वायर 2 अंडर रूट प्लस a²/2 a से a कैंसिल साइन इनवर्स 1/√2। तो ये वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ a²/2 साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, π/2 पर साइन की वैल्यू 1 होती है, माइनस a/2√2, a² में से a²/2 घटाएंगे तो a²/2 बचेगा, और a²/2 का जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो a/√2 आएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स, साइन की जो वैल्यू 1/√2 होती है π/4 पर होती है, तो ये आ गया π/4। तो ये आ गया πa²/2 2 जा 4, ब्रैकेट भी खोलते जाते हैं, माइनस a इंटू a इज a², √2 इंटू √2 2 2 जा 4, माइनस इंटू प्लस इज माइनस πa², इसके न्यूमरेटर में आ गया πa²/8। अब यहाँ से πa²/4 में कॉमन ले लेता हूँ, तो πa²/4 पूरा कॉमन लिया है तो 1 माइनस a², अच्छा पाई कॉमन नहीं है तो a²/4 कॉमन लिया जाएगा, सिर्फ a²/4 कॉमन लिया तो आ गया पाई बचेगा यहाँ, पाई माइनस a²/4 पूरा कॉमन गया तो 1 माइनस पाई बाई यहाँ बच जाएगा 2, तो 2 से ये आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो a²/2 पाई में से π/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/2 -1, तो ये इसका आंसर है a²/2 इंटू π/2 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन में एक अथवा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस इंटीग्रेशन को लिख रहा हूँ मैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। तो ये जो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो इसमें हम log x को t मानेंगे, log x को मान लिया t। तो यदि log x t है तो जो x की वैल्यू होगी जब log को दूसरी ओर ले जाते हैं तो nt, log का जो nt होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल t, ये ध्यान दीजिएगा। अब log x इक्वल टू t है, इसको डिफ्रेंशिएट करने विद रेस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x और t का हो गया dt/dx।
अब क्योंकि हम इस इंटीग्रेशन को t में चेंज करना चाहते हैं तो इस x की वैल्यू भी t के टर्म्स में हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dx इंटू 1 dx इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t dt हो जाएगा। देयरफॉर I जो इंटीग्रेशन है ये पूरा t में चेंज होगा। log x को मैंने t माना है प्लस 1/log x को t माना है t स्क्वायर dx की जगह आएगा एक्सपोनेंशियल t dt। तो इसको दो इंटीग्रेशन में हम इसको लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log t इंटू dt इंटू एक्सपोनेंशियल t dt। एक तो ये हो गया, दूसरा इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल t dt। अब इस पहले वाले इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बाई पार्ट इसको करेंगे। तो बाई पार्ट इसको कर रहे हैं, पहला फंक्शन जो हम मान रहे हैं log t, दूसरा मान रहे हैं एक्सपोनेंशियल t। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन मतलब log t एक्सपोनेंशियल ऑफ सेकंड। तो एक्सपोनेंशियल t का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो एक्सपोनेंशियल t ही रहेगा, माइनस log t का अवकलन डिफरेंशिएशन 1/t और एक्सपोनेंशियल t का इंटीग्रेशन अगेन एक्सपोनेंशियल t, इस दोनों के प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन, प्लस इसको आप ऐसे ही रहने देंगे 1/t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल t dt। इसमें ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है इसको फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहला वाला सॉल्व होके आ गया log t इंटू एक्सपोनेंशियल t माइनस, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो 1/t फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल t सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन 1/t इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल t इज अगेन एक्सपोनेंशियल t माइनस 1/t मीन्स t की पावर -1, और इसका अवकलन जो होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है -1 आगे से आएगा और t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये तो पहले का अवकलन हो गया, दूसरे का समाकलन e की घात t का e की घात t, इन दोनों के प्रोडक्ट का अगेन समाकलन, और प्लस ये जो अगला है इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप एज इट इज लिख दिया इसका। अब इस ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूँ तो इट इज़ log, पहला वाला तो आ गया सॉल्व ऑलरेडी हो चुका है, माइनस ब्रैकेट खुला है तो माइनस में रहेगा टर्म 1/t एक्सपोनेंशियल t। इसको देखेंगे -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया +1, और ये माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा अगेन ये माइनस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 इज 1/t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल t dt, ये आ गया। और जो नेक्स्ट वाला है इसको हमने सॉल्व नहीं करना है, ये फिर से मैंने लिखा 1/t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल t dt। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इतना ही माइनस और इतना ही प्लस, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये t के टर्म्स में आंसर आ गया, t के टर्म्स में ये कैलकुलेट हो चुका है, प्लस c भी आ रहा। अब इसको हमने फाइनली x के टर्म्स में इसको चेंज करना है, तो log t मीन्स t जो है log x के इक्वल है, तो log x इंटू एक्सपोनेंशियल t की जो वैल्यू है वो x है, तो एक्सपोनेंशियल t को हम लिख लेंगे x, एक्सपोनेंशियल t इज x इंटू x माइनस 1/t, t अगेन मैंने बताया log x है, एंड एक्सपोनेंशियल t इज x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। इस इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन हो गया वो हो गया, x को आप आगे लिख लेते हैं x इंटू log x माइनस
x अपॉन log x प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3D का क्वेश्चन आया है, रेखाओं पर आया, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। P का मान ज्ञात कीजिए ताकि दो रेखाएं दी हैं, ये परस्पर लंब है, तो परस्पर लंब की कंडीशन लगाएंगे। लेकिन इससे पहले हम रेखा को इनके जो रेखा है, जैसे कोई भी रेखा है वो इसके जनरल फॉर्म में इनको लिखा जाएगा। तो कोई भी रेखा है उसको जनरल फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a1, पहली रेखा ये होगी, y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब है x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, और x माइनस x1 के फॉर्म में लाना है। तो रेखा 1, अगर जो पहली रेखा है, पहली रेखा को मैं लिख रहा हूँ इस रूप में, ये है 1 माइनस x अपॉन 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2, ये गिवन है। तो इसको अगर हम इस रूप में लिखना चाहें तो यहाँ से हमें माइनस n कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो गया अपॉन 3, यहाँ से मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस 2 बचेगा अपॉन 2p इक्वल टू, ये तो ठीक है, z माइनस 3 अपॉन 2। तो ये x माइनस 1, ये माइनस साइन को मैं नीचे 3 के साथ लिखूँगा, माइनस 3 इक्वल टू, इस 7 को भी हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो y माइनस 2 अपॉन 2p, और ये 7 जो आएगा, 7 न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ गया इस ढंग से, इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। अब ये प्रॉपर जनरल फॉर्म में ये रेखा आ गई है। तो यहाँ से हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे इससे। तो कंपैरिजन करने से ये जो हमारा आएगा a1 हो जाएगा, ये हमारा a1 हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन, ये हमारा b1 हो जाएगा, और z माइनस z1 अपॉन c1, ये हमारा c1 हो जाएगा। तो हमें a1 b1 c1 यहाँ से पता लग गया। रेखा सेकंड लिखते हैं, इसी प्रकार से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे जनरल फॉर्म में। तो पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। तो दिस इम्प्लाइज, तो इसमें से क्योंकि x को मैं पॉजिटिव भी करना है और x का कोफिशिएंट 1 भी करना है, तो माइनस 7 अगर हम कॉमन ले लेते तो x माइनस ये 7 से माइनस 7 कॉमन ले तो 1 अपॉन 3p, ये ठीक है, y माइनस 5 अपॉन 1, और ये भी, इसमें भी माइनस साइन हमें कॉमन लेना पड़ेगा, z माइनस 6 अपॉन 5। तो कहने का मतलब है x माइनस 1 अपॉन 7 को भी, माइनस 7 को पूरा नीचे लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा, y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन, ये माइनस साइन को नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये सेकंड रेखा आ गई। तो यहाँ से x माइनस x2 अपॉन a2, तो ये a2 हो जाएगा हमारा, y माइनस y2 अपॉन b2, तो ये हमारा b2 हो जाएगा, z माइनस z2 अपॉन c2, ये हमारा c2 हो जाएगा। सिंस रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, इसलिए लंबवत की कंडीशन हम लगा देंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज a1 की जगह हमने a1 की वैल्यू लिखनी है -3 इंटू a2 हमारा है 3p अपॉन -7 प्लस b1 हमारा है 2p अपॉन 7 इंटू b2 हमारा 1 प्लस c1 हमारा है 2 और c2 हमारा है -5 इक्वल टू 0। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, तो 9p अपॉन 7 हो गया, 2p अपॉन 7 इंटू 1 2p अपॉन 7 हो गया, -10 इक्वल टू 0। तो ये p वाले टर्म्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 9p अपॉन 7 2p अपॉन 7 को ऐड कर देंगे तो 11p अपॉन 7 इक्वल टू -10 को दूसरी ओर लोगे इट्स 10। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से p की जो वैल्यू हो जाएगी
7 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 70 अपॉन डिनोमीटर में आ गया 11। तो P की जो वैल्यू पूछी गई है, तो ये दोनों रेखाएं गिवन जो लाइन्स है ये परपेंडिकुलर होगी, उसके लिए P की जो वैल्यू आएगी वो 70 अपॉन 11 आ जाए। 15th का अथवा दिया है, एक वेक्टर का क्वेश्चन है। 3 सदिश ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी या वेक्टर सी, एक प्रतिबंध है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 2। तो एक राशि म्यू इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो सिंस आपको जो गिवन है a प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ये गिवन। तो इसको हम सबसे पहले वेक्टर ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। देयरफॉर a डॉट a प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ रखेंगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो a डॉट 0, तो ये आ गया। अब एक एक करके करेंगे। दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए इंटू 0 है 0। अब वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज मॉड ए का स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है। वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए को मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हम लिखेंगे, और ए डॉट बी ये हमें चाहिए क्योंकि ए डॉट बी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ए डॉट सी को ऑर्डर में लिख लेते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्रमविनिमय नियम का यह पालन करता है। तो सी डॉट ए इसको लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू, इस टर्म को इधर लेके आ रहे हैं, माइनस मॉड ए का स्क्वायर। तो मॉड ए की जो वैल्यू दी है वो 3 दी है, तो -3 का स्क्वायर -9। तो एक चीज़ हमें मिल गई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -9। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब सेकंड इसी प्रकार से जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है जो कि 0 के इक्वल दे रखा है, इसके साथ हम वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। दोनों साइड ले लेते हैं। अब एक एक करके लेंगे। तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट मीन 0। तो नाउ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को क्रमविनिमय नियम से कम्यूटेटिव लॉस में लगा सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लिया, और दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहने देते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी, ये वाले टर्म को हमने ट्रांसपोज किया, तो माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। मॉड ऑफ बी की जो वैल्यू दी है ये 4 दी है, तो -4 का स्क्वायर, तो -16। तो यहाँ से वैल्यू आ गई वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू -16। इक्वेशन 2 हो गया। तीसरा इसी प्रकार से, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज इसको हम c वेक्टर से ऑपरेट कर लेते हैं, डॉट लगा देते हैं दोनों ओर। c वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया दोनों ओर इस ढंग से। तो अब ये अलग अलग ले लेंगे, तो वेक्टर c डॉट वेक्टर ए
प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट 0 0। अब सी के बाद ये आता है तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में है, तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट सी, कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, और इसको हम इसी प्रकार से मॉड ऑफ सी का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड सी का स्क्वायर। तो सी जो आपको दिया है इसका मॉड 2 के इक्वल है, तो -2 का स्क्वायर -4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें तीसरा इक्वेशन बना वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू -4। ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इनों को ऐड कर लेंगे, इम्प्लाइज, तो इक्वेशन 1 है a डॉट बी प्लस सी डॉट ए, लेफ्ट साइड से सारे को लेफ्ट साइड ऐड कर लेते हैं, प्लस इसका a डॉट बी सेकेंड इक्वेशन का प्लस b डॉट ए b डॉट सी, थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट साइड c डॉट ए प्लस b डॉट सी इक्वल टू राइट साइड को ऐड करेंगे -9 -16 -4 -9 -16 -4। आप देखते हैं इसको ऐड करने के बाद, तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 2 बार आ रहा है, इसी प्रकार से बी डॉट सी 2 बार आ रहा है और सी डॉट ए भी 2 बार आ रहा है, तो ट्वाइस हो गए एवरी टर्म, 2 कॉमन ले लेते हैं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -9 -16 -25 and -4 -29। तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू -29, 2 का ट्रांसपोज किया अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज इस वैल्यू को हम म्यू बोल रहे थे, म्यू की वैल्यू जो आ गई -29/2। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।